नमस्ते बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी में सर्वनाम और उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। बाल दोस्तों, यहाँ पर अ और ब विभाग में कुछ दृष्टांत दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला दृष्टांत है राकेश पढ़ता है। सामने ही ब विभाग में राकेश के अनुसंधान में ही दूसरा दृष्टांत यहाँ पर दिया है, वह होशियार है। बाल दोस्तों, यहाँ पर दूसरा दृष्टांत है छात्रों ने कहा। तो ठीक ब विभाग में उसी के ही सामने हम सफाई करेंगे। तीसरा दृष्टांत है राम लक्ष्मण भाई थे, वे पंचवटी में रहते थे। चौथा दृष्टांत है लव ने कुश से कहा, मैं यहाँ से लड़ता हूँ। और हमारा पांचवा दृष्टांत है अजय ने आनंद से पूछा, तू कब आया। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर अ विभाग में नाम दिए गए हैं, यानी कि संज्ञा का प्रयोग की गई है, संज्ञा दी गई है। और ब विभाग में संज्ञा के स्थान पर हमने वह, हम, वे, मैं और तू जैसे शब्दों को प्रयुक्त किया है। तो यह वह, हम, वे, मैं और तू, ये सारे शब्द सर्वनाम है। तो बाल दोस्तों, आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि संज्ञा के स्थान पर, यानी कि यहाँ पर जो राकेश है वह संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। बाल दोस्तों, सर्वनाम के 6 प्रकार है। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम और हमारा छठा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। तो बाल दोस्तों, आपने यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा देखी, उसके दृष्टांत के आधारित, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं और उसके 6 प्रकार देखे। अब हम इन 6 प्रकारों को, सर्वनाम के 6 प्रकारों को बारी बारी से समझेंगे। बाल दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा पहला सर्वनाम का प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर इसके कुछ दृष्टांत दिए गए हैं। मैं अखबार पढ़ता हूँ, तुम वर्गखंड में जाओ। और हमारा तीसरा दृष्टांत है वे मैदान पर गए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर पहले दृष्टांत में ये जो मैं शब्द है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का सर्वनाम है। उसके बाद दूसरे दृष्टांत में तुम वर्गखंड में जाओ, तो यह जो तुम शब्द है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। और तीसरे दृष्टांत में वे मैदान पर गए, तो यह जो वे शब्द है वह भी हमें पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। बाल दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुषों के बारे में बात की जाती है। पहला पुरुष है जो है उत्तम पुरुष, यानी कि बोलने वाला, हमारी सादी भाषा में हम उसे कहेंगे बोलने वाला। दूसरा है मध्यम पुरुष, यानी कि जो बोलता है और वो बोले हुए शब्द को सामने जो सुनता है, यानी कि सुनने वाला, तो वह है मध्यम पुरुष। और बोलने वाला
और सुनने वाला, ये दोनों मिलकर किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह है अन्य पुरुष। और इन सभी के जो बातचीत होती है इन सभी के बारे में और एक दूसरे से जो बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह के सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैं और हम जैसे सर्वनामों का प्रयोग होता है, यानी कि मुझे, हमें जैसे सर्वनामों का प्रयोग होता है। दूसरा है मध्यम पुरुष, यानी कि तू, तुम, आप, और इससे तुम्हें, आप जैसे सर्वनामों का प्रयोग होता है। और यहाँ पर तीसरा है अन्य पुरुष, यानी कि वह, वे, और इन्हीं के दौरान पर यहाँ पर उसे, उन्हें जैसे सर्वनामों का प्रयोग होता है। तो बाल दोस्तों, आपने यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के दृष्टांत देखे। इसी आधार पर आप पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा बता सकते हैं कि बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार, बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमारा दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी कि निज, खुद का, अपना, आप, स्वयं, ऐसे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं तो यहाँ पर भी उसके कुछ दृष्टांत दिए गए हैं। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो पहले दृष्टांत में जो ये स्वयं शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम है। हमारा दूसरा दृष्टांत है तुम खुद जाकर देख लो, तो दूसरे दृष्टांत में ये जो खुद शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम है। और हमारा तीसरा दृष्टांत है लड़की अपना काम आप ही करेगी, तो यह जो आप है वह निजवाचक सर्वनाम है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के हमने दृष्टांत देखे, उसी के आधार पर हम उसकी परिभाषा बता सकते हैं कि जो सर्वनाम निज के बारे में या अपने आप के बारे में बोध कराता हो या प्रयुक्त होता हो तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमारा तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बाल दोस्तों, इस प्रकार में किसी भी व्यक्ति या वस्तु जो दूर हो या नज़दीक हो तो उसके बारे में निश्चय रूप से वह बात हो तो ऐसे सर्वनामों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहला दृष्टांत है यह गरीब स्त्री है, तो यह जो स्त्री है वह गरीब है, तो उसी अनुसंधान में इस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यानी कि यह गरीब स्त्री है। जो स्त्री है वो क्या है? गरीब है, वह निश्चित रूप से है, इसीलिए यहाँ पर यह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमारा दूसरा दृष्टांत है वह होशियार लड़का है। जो लड़का है वह क्या है? होशियार है, तो यह निश्चित रूप से है। तो इसी दौरान हम यहाँ पर जो वह शब्द है वह निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। और हमारा तीसरा दृष्टांत है ये मेरे सहअध्यायी है, यानी कि ये जो सब लोग हैं वह मेरे सहअध्यायी है, वह निश्चित है, यानी कि ये जो तीसरा दृष्टांत है ये मेरे सहअध्यायी है, इसमें जो ये शब्द है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बाल दोस्तों, आपको इस दृष्टांत के अनुसंधान में इसकी परिभाषा यह बन सकती है कि जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु का निश्चित रूप से बोध कराता है तो ऐसे सर्वनामों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते
है। फिर से एक बार, जो सर्वनाम या शब्द किसी पास या दूर की व्यक्ति या वस्तु का निश्चित रूप से बोध कराता है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमारा चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमने निश्चयवाचक सर्वनाम देखा कि किसी भी निश्चित व्यक्ति के बारे में बोध कराने वाले शब्द को हम निश्चित सर्वनाम कहते हैं। तो अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला दृष्टांत है, दूध में कुछ है। तो बाल दोस्तों, इस दृष्टांत में दूध में कुछ है, क्या है वह निश्चित नहीं है। क्या है वह निश्चित नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि दूध में कुछ है। तो यह जो कुछ शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। दूसरा दृष्टांत है, आज कोई जरूर आएगा। आज कोई जरूर आएगा, कौन आएगा यह निश्चित नहीं है। आएगा यह निश्चित है, लेकिन कौन आएगा यह निश्चित नहीं है। यानी कि ये जो कोई शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। और हमारा तीसरा दृष्टांत है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यह जो कुछ शब्द है वह भी हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। तो इन दृष्टांतों के अधीन हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा बता सकते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चितता न बताता हो या निश्चय न कर सकता हो, तो ऐसे सर्वनामों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जिस शब्द से हमें व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध न हो, जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध न हो, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमारा पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के यहाँ पर दृष्टांत दिए गए हैं। तो पहला दृष्टांत है, यहाँ कौन रहता है। तो बाल दोस्तों, पीछे वाक्य के अंत में यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है और वाक्य के दृष्टांत में यहाँ पर कौन दिया गया है। तो आपको इस वाक्य से जो कौन शब्द है, यह कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम सूचित करता है। हमारा दूसरा शब्द ठीक उसी की तरह वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह है और वाक्य के शुरुआत में किसने मुझे बुलाया। तो यह जो किसने शब्द है वह प्रश्न सूचक सर्वनाम है। हमारा तीसरा दृष्टांत है, क्या तुम पढ़ते हो। क्या तुम पढ़ते हो, तो यानी कि यहाँ पर जो क्या शब्द है और ये जो प्रश्न सूचक चिन्ह है, यह दोनों हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बताते हैं। यानी कि जो शब्द प्रश्न सूचक यानी कि प्रश्न का बोध कराता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द प्रश्न का बोध कराता है तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमारा छठा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला दृष्टांत है उसमें जो करेगा सो भरेगा। तो इन दोनों के बीच में संबंध है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। एक जैसा काम कोई करेगा तो उससे उसका फल उसे मिलेगा। यानी कि ये जो और सो ये दोनों हैं, इन दोनों का परस्पर में संबंध है। दूसरा दृष्टांत है जैसा देश वैसा वेश। तो ठीक यहाँ पर जैसा और वैसा ये दोनों जो शब्द है, ये दोनों एक दूसरे के संबंध को व्यक्त करते हैं। और हमारा तीसरा दृष्टांत है जैसी करनी वैसी बरनी। यानी कि जैसी और वैसी ये दोनों
जो दृष्टांत है इन दोनों शब्दों के बीच में भी एक संबंध व्यक्त होता है, यानी कि वाक्य में परस्पर संबंध को बताने वाले या संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द को या सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बाल दोस्तों, हमने यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा देखी और उसके प्रकार भी हमने समझे। मटेरियल में भी कुछ आगे के दृष्टांत भी दिए हैं, तो उस अनुसंधान में आप घर पर रहकर उसका अभ्यास करोगे।